ये जीएसटी का एक रिकैप सेशन चल रहा है। आई डोंट नो ये कितना लंबा जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवरेज हो और कम से कम मेहनत हो। स्पीड बैलेंस रखना है, ना बहुत तेज़ बोलना है ना बहुत धीरे बोलना है, बीच बीच में एंटरटेनमेंट का मसाला डालना है ताकि एक लंबी क्लास आप बिना किसी प्रॉब्लम के झेल पाओ। और ये जब पूरा वीडियो बन जाएगा उस वीडियो को आपको कम से कम 3 बार रिवाइंड करना पड़ेगा। दैट इज़ माई रेमुनरेशन। अरे कुछ तो दोगे ना। हाँ, तो दैट इज़ माई रेमुनरेशन व्हाट, कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 बार देख लेंगे। इस वीडियो को देखने से यदि आपको जीएसटी ज़ीरो है, कुछ भी नहीं आता, तब भी आप काफ़ी हद तक जान जाएंगे और एग्ज़ाम्स का काफ़ी हद तक पोर्शन सिर्फ इस 2-2.5 घंटे के वीडियो से ही आपको नज़र आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। मैंने नाम दिया है रिकैप ऑफ जीएसटी इन क्वेश्चन आंसर एंड म्यूजिकल फॉर्मेट। वाओ, नाम तो अच्छा है। लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक उठा रहे हम लोग जीएसटी के इंट्रोडक्शन का। इस चार्ट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये चार्ट मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दे पाऊँ। लेट्स सी। सबसे पहले जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका सही मायने में प्रोनाउंसिएशन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स लगता है जब आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो। तो द लेवी पॉइंट इज द लेवाई इज ऑन सप्लाई। बहुत सारे टैक्स जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए, यानी वो सारे टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए। तो एक्साइज ड्यूटी एक पुराने ज़माने की ड्यूटी है जो मैन्युफैक्चर पे लगती थी, वो जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो गई। सर्विस टैक्स एक पुराने ज़माने का एक टैक्स था जो सर्विसेज पे लगता था, जीएसटी आने के बाद ये जीएसटी में ख़त्म हो गया। एमटीपीए मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बोल के एक एक्साइज ड्यूटी थी जो मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब साबुन, तेल, कंघी, ब्रश, इन सब पे लगती थी। ये भी अब जीएसटी आने के बाद ख़त्म हो गई। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये एक सेल्स पे, इंटर स्टेट सेल्स पे टैक्स लगता था, जीएसटी आने के बाद ये भी खत्म हो गया। और काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1) एंड 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, यानी कस्टम में ये टैक्स लगता था। 3(1) इन ल्यू ऑफ एक्साइज एंड 3(5) इन ल्यू ऑफ वैट। ये दोनों टैक्स जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए। तो ये सारे सेंट्रल टैक्स है जो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गए। एक बार नाम आपको दोबारा बोलना चाहिए। एक्साइज, CST, सर्विस टैक्स, CVD 3(1), CVD 3(5) एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जीएसटी आने के बाद जीएसटी में चले गए। एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली साइट एनी 3 सेंट्रल टैक्स जो जीएसटी आने के बाद सब्ज्यूम हो गए। तो 3 नाम पूछे तो 3 ही बोलना है। तो भैया 3 में जो सबसे बेसी पॉपुलर है वो नाम बोलना। नंबर 1 एक्साइज, दूसरा सर्विस टैक्स और तीसरा जो तुम्हारा मर्जी, ठीक है। यू कैन से एमटीपीए, यू कैन से सीएसटी। ये सारे स्टेट टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद जीएसटी में समा गए। एक है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, यानी स्टेट मतलब कुछ प्रोडक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी एक्साइज ड्यूटी लेती थी, तो वो भी अब जीएसटी आने के बाद जीएसटी में सब्ज्यूम हो गई। वैट, आप जानती हो वैट, इंट्रा स्टेट सेल पे वैट लगता था। और ट्रॉय, उसको आप एंट्री टैक्स भी बोल सकते हो। और ट्रॉय एंट्री टैक्स, एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में जाने पे टैक्स लगता था, दैट इज एंट्री टैक्स। वो भी जीएसटी आने के बाद सब्ज्यूम हो गया, जीएसटी में ख़त्म हो गया। लग्जरी टैक्स, लग्जरी आइटम पे लगते थे लाइक कार एंड लग्जरियस होटल, रिसोर्ट, इन सब पे लगता था, वो भी जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया। लॉटरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे टैक्स जीएसटी में ख़त्म हो गए। एग्जाम में पूछे साइट एनी 3 स्टेट टैक्स जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए, तो सबसे पहले आएगा वैट, उसके बाद एंट्री टैक्स बोल सकते हो, उसके बाद लग्जरी टैक्स बोल सकते हो, ठीक है। ये टैक्सेस जीएसटी आने के बावजूद भी सेपरेटली पैरेलली चल रहे हैं, यानी ये टैक्सेस जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं हुए, ये अभी भी कंटिन्यू है।
ऐसा मत सोचो जीएसटी आने के बाद इंडिया में सिर्फ जीएसटी चलता और कोई टैक्स नहीं है। अरे दो तो तुम्हारे सिलेबस में ही है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी चल रही है, स्टैम्प ड्यूटी ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगती है। जब हम लोग कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब हम लोग कोई शेयर्स के खरीद बिक्री करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नाम ही बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे लगता है। तो ये सारे अभी भी जीएसटी के रहने के बावजूद भी चल रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ जीएसटी की आत्मा, नहीं यहाँ पे आ जाओ पहले आप। जीएसटी इज ए डुअल मॉडल टैक्स। डुअल मॉडल टैक्स मतलब एक ही समय एक ही ट्रांजैक्शन पे दो गवर्नमेंट एक साथ टैक्स लेती है। एंड ये दो गवर्नमेंट कौन कौन सी है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो एक ही ट्रांजैक्शन पे एक साथ दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको बोलते हैं डुअल मॉडल टैक्स। तो कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई, बंगाल से बंगाल के अंदर वाली सप्लाई, उस पर एक साथ दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है, कलकत्ता से बंगाल से दिल्ली में सप्लाई हो रही है, राजस्थान से कर्नाटक में सप्लाई हो रही है, तो ऐसी सप्लाई को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। तो कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर उसमें एक साथ दो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लेती है, स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी लेती है। और यदि इंटर स्टेट सप्लाई हो तो उस पर आईजीएसटी लगता है, लेकिन आईजीएसटी माना एक टैक्स लगता है, लेकिन बाद में वो टैक्स का पैसा दोनों गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है। आईजीएसटी में एक समय में एक ही टैक्स लगता है, लेकिन बाद में वो पैसा दोनों गवर्नमेंट बांट लेती है। तो डुअल मॉडल का मतलब ये नहीं हुआ कि दो टैक्स लगते हैं, डुअल मॉडल का मतलब ये हुआ कि दो गवर्नमेंट एक साथ टैक्स लेती है। बात क्लियर? तो आपने इनाम सुन लिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आपने ये समझ लिया कि कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो उस पर लगती है सीजीएसटी, और कोई इंटर स्टेट सप्लाई हो तो उस पर लगता है आईजीएसटी। अब आईटीसी में आओ, ये जीएसटी की आत्मा है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपने माल खरीदते समय जो टैक्स दिया था, माल बेचते समय जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उससे वो एडजस्ट हो जाएगा। यानी इनपुट के समय आपने जो टैक्स दिया था वो आउटपुट के टैक्स से एडजस्ट हो जाएगा। तो सपोज माल खरीदते समय आपने आईजीएसटी दिया था, माल बेचते समय भी आपको आईजीएसटी देना है, तो जितना आपकी आउटपुट लायबिलिटी है उससे इनपुट लायबिलिटी एडजस्ट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझो, सपोज मैंने 1 लाख में माल खरीदा, 18% टैक्स दिया, यानी 18,000 जीएसटी दिया। ठीक है, जब मैंने उस 1 लाख के माल को 2 लाख में मार्केट में बेचा तो मेरे को आउटपुट मेरी कितने की हुई, सेल कितने की हुई, 2 लाख की। 2 लाख में मेरे को जीएसटी कितना देना है, 2 लाख का 18%, 36,000, 36,000। लेकिन इस 36,000 से इनपुट वाला टैक्स माइनस हो जाएगा और नेट में मेरे को 18,000 देना रहेगा। दिस इज कॉल्ड इनपुट पे दिए हुए टैक्स की क्रेडिट मिल गई, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उसमें थोड़े से नियम हैं जो कि सेक्शन 49 में दिए हुए कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर सीजी या एसजी में से किसी से भी एडजस्ट हो सकता है। सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर बचे तो आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर बचेगा तो आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये पहले यूनियन टेरिटरी से एडजस्ट होगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर बचेगा तो आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। और कॉम्पेंसेशन सेस सिर्फ कॉम्पेंसेशन सेस से एडजस्ट होगा। आपके दिमाग में डाउट आया, व्हाट इज कॉम्पेंसेशन सेस? कॉम्पेंसेशन सेस इज एन एक्स्ट्रा टैक्स जो कि कुछ सिन प्रोडक्ट मतलब हानिकारक प्रोडक्ट लाइक तुम्हारा फेवरेट टोबैको, इन सब पे लगता है, और कुछ लग्जरियस आइटम लाइक लग्जरी कार, इन सब पे लगता है। तो कॉम्पेंसेशन सेस की रेट 15% है जनरली, और ये नॉर्मली पान परात, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पे और कोई लग्जरी आइटम, लग्जरी कार वार पे लगती है। तो कॉम्पेंसेशन सेस इज अ पार्ट ऑफ जीएसटी, लेकिन कॉम्पेंसेशन सेस सिर्फ कॉम्पेंसेशन सेस से ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं होगा। कॉम्पेंसेशन सेस का पर्पज़ ये है कि इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो पैसे हम लोग यूज करेंगे। यदि स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी आने से कोई हानि हुई है, जीएसटी आने से कोई लॉस हुआ है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को उस पैसों से कॉम्पेंसेट किया जाएगा। लिटरली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस दिया है कि जीएसटी आने से आपको कोई भी फाइनेंशियली नुकसान नहीं होगा। यदि आपको फाइनेंशियली कोई नुकसान होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कॉम्पेंसेट करेगी।
तो सपोज किसी स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी आने के पहले सपोज 1 करोड़ का कलेक्शन होता था, अब जीएसटी आने से उनका कलेक्शन कम हो गया, तो जितना भी उनका कलेक्शन कम हुआ, जितना भी उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कॉम्पेंसेट करेगी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? उसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक पे कॉम्पेंसेशन सेस लगा के पैसे इकट्ठे करेगी और उन पैसों से स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट करेगी। ठीक है। कुछ जीएसटी में रेट आप ध्यान दीजिए कि जीएसटी में 4 तरह की पॉपुलर रेट है, 5%, 12%, 18%, 28%। ये 4 पॉपुलर रेट है। उन 4 पॉपुलर रेट में स्टैंडर्ड रेट है 12-18, मतलब ज़्यादातर प्रोडक्ट पे 12% या 18% लगती है। 28% अब मोटा मोटी नहीं के बराबर है, बहुत कम प्रोडक्ट पे लगती है। व्हेन वी से 5%, इसका मतलब 2.5% CGST, 2.5% SGST। और व्हेन वी से 12% मतलब 6% CGST, 6% SGST। आई होप सारी बातें क्लियर है। और 5%, 12%, 18%, 28% ये 4 रेट है, लेकिन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे जीएसटी की रेट है सिर्फ 3%, सिर्फ 3%, 1.5 CGST, 1.5 SGST। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी? तो आंसर है भैया, हमारा जीएसटी लॉ बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी की रेट हो सकती है 40%। ये लॉ है, लेकिन आज तक किसी प्रोडक्ट पे 40% जीएसटी लगी नहीं है। अच्छा, व्हेन वी से 40% मतलब 20% CGST, 20% SGST। तो एग्जाम में ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम CGST, और ऑप्शन दे देगा 20, 40, 28, 18। तो आपको चूज क्या करना है? 20, क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40, इसका मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कैन बी 20 एंड मैक्सिमम रेट ऑफ SGST कैन बी 20। तो ये एक एकेडमिक क्वेश्चन रेडी हुआ, यहाँ पे एक एकेडमिक क्वेश्चन रेडी हुआ, ये एक एकेडमिक क्वेश्चन रेडी हुआ, ये प्रैक्टिकल में बहुत काम आता है। अब आओ, ये भी एक एकेडमिक क्वेश्चन रेडी हो रहा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता। तो आज की डेट पे सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, सिर्फ गिने चुने कुछ आइटम है जिस पे जीएसटी नहीं लगता। एक तुम्हारा फेवरेट जिसको तुम सुबह शाम ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, उठते बैठते नाचते गाते पार्टी, मतलब हर काम में तुम्हें उसका ध्यान आता है, दैट इज योर फेवरेट, दारू। तो दारू पे जीएसटी नहीं लगता। हमारे जीएसटी लॉ में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि दारू पे कोई जीएसटी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि दारू पे जीएसटी नहीं लगेगी। बस सब खुश? ओके। तो दारू इज द आइटम जिस पे जीएसटी नहीं लगती। दूसरे कुछ पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम के कुछ 5 प्रोडक्ट है जिस पे जीएसटी नहीं लगती। पेट्रोलियम के बाद बाकी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगती है। पेट्रोलियम के वो 5 प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी नहीं लगती, उनका नाम मैंने दिया है PCDNA। P मतलब पेट्रोल, C मतलब क्रूड ऑयल, D मतलब डीजल, N मतलब नेचुरल गैस, A मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल। जीएसटी आने के बाद पूरे इंडिया का जो टैक्स चोरी करने का DNA है ना, वो चेंज होगा। इसलिए मैंने नाम दिया प्लीज चेंज DNA। जीएसटी आ गया है, अब टैक्स की चोरी भूल जाओ। प्लीज चेंज DNA, प्लीज चेंज DNA। P फॉर पेट्रोल, C फॉर क्रूड ऑयल, D फॉर डीजल, N फॉर नेचुरल गैस, A फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल। इन 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी आज की डेट में तो नहीं लग रही है, फ्यूचर में लग सकती है। दारू अलग है, दारू पे तो ना लगी है ना लगेगी, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। भारत के संविधान में बोला हुआ है कि दारू पे जीएसटी नहीं लगेगी। वाह। लेकिन PCDNA में संविधान में कुछ नहीं बोला हुआ है। PCDNA में ऐसा बोला हुआ है कि PCDNA में जीएसटी लगेगी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। तो जब तक वो डेट नोटिफाई नहीं होती तब तक PCDNA पे जीएसटी नहीं है। आज की डेट में पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, 5 प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगती। तो यदि आपसे कोई पूछे स्टेट एनी 6 प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी नहीं लगती, तो सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल, उसके बाद PCDNA। टोबैको भी तुम्हारा फेवरेट है, ये भी तुम लोग बहुत फूटते हो। सिगरेट, विल्स, 5 स्टार, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी पीते हो तुम लोग। दूसरा टोबैको, वो क्या राजा खैनी, ख्वाजा खैनी, ये सब भी तुम्हारा फेवरेट है, लेकिन इस पे जीएसटी लगती है। टोबैको इज द स्पेशल प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी भी लगती है, वैट भी लगता है।
टोबैको इज द स्पेशल प्रोडक्ट जिस पे अभी जीएसटी भी लगता है और पुराना वाला लॉ वैट भी लगता है, दोनों लगता है. दिस वॉज आवर इंट्रो चार्ट. एक बार इसको फटाफट 30 सेकेंड या 2 मिनट वाला रिवीजन मारते हैं. जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सप्लाई पे लगता है. सप्लाई एक बार समझने के लिए बोल दो सेल्स, लेकिन सप्लाई सेल्स से बहुत बड़ा टर्म है, एक बार बोल देते हैं सेल्स. तो जीएसटी सप्लाई पे लगता है. ये सारे सेंट्रल टैक्स जीएसटी में सब्ज्यूम होते हैं, जिनका नाम है एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, CVD 31, CVD 35 एंड CST सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये सारे स्टेट टैक्स है जो जीएसटी में सब्ज्यूम होते हैं. साथ साथ बोलना चाहिए वैट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऑट्रॉय या एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, बोल दिया लॉटरी टैक्स. ओके, ये सारे वो टैक्स है जो अभी भी चल रहे हैं. कस्टम, STT, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी. जीएसटी जो ड्यूअल मॉडल टैक्स, एक साथ 2 गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इसलिए एक साथ एक ही सप्लाई पे CGST SGST लगता है. लेकिन यदि कोई इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो उस पर IGST लगता है. IGST का पैसा 2 गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है. नेक्स्ट, जीएसटी में ITC इज द आत्मा, यानी जो भी आप इनपुट पे टैक्स दिए हो वो आपके आउटपुट के टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगी. जो भी आपने परचेज करते समय टैक्स दिया था वो आपके सेल्स करते समय देने वाली टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो जाएगा. लेकिन उसमें थोड़े से नियम हैं कि IG से एडजस्ट होगी, फिर CG से, SG से. CG पहले CG से एडजस्ट होगी, फिर IG से. SG पहले SG से एडजस्ट होगी, फिर IG से. UT पहले UT से एडजस्ट होगी, फिर IG से. और सेस तो सिर्फ सेस से ही एडजस्ट होगा. मतलब IG हो गई माँ और CG, SG, UG हो गए 3 बच्चे. माँ से सबकी पटरी खाती है, बच्चों की आपस में पटरी नहीं खाती. तो IG से भी एडजस्ट होगा, CG से भी एडजस्ट होगा, SG से भी एडजस्ट होगा, UG से भी एडजस्ट होगा. लेकिन CG सिर्फ IG से और CG से एडजस्ट होगा. SG सिर्फ SG से, IG से एडजस्ट होगा. UG सिर्फ UG एंड IG से एडजस्ट होगा. और शेष तो एक नालायक बेटा है, वो सिर्फ अपने आप से एडजस्ट होगा. ठीक है. इसके बाद जीएसटी की 4 पॉपुलर रेट है, 5, 12, 18, 28, और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ज्वेलरी पे 3%. ठीक है. और मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%. अल्कोहल पे, दारू पे जीएसटी नहीं लगती. पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट PCDNA पे जीएसटी नहीं लगती. बात ये सब पे लगती है. टोबैको पे जीएसटी लगता है और वैट भी लगता है. तो भाई हमने 5 मिनट लिया इस चार्ट को संभालने के लिए. ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो CGST और SGST लगता है. यदि इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई है, यूनियन टेरिटरी मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यूनियन टेरिटरी मतलब लद्दाख, तो इंट्रा यूनियन टेरिटरी मतलब अंडमान से अंडमान में माल गया, लद्दाख से लद्दाख में माल गया, तो उसमें CG लगता है और UG लगता है. ठीक है. और इंटर स्टेट बंगाल से बंगाल में माल गया तो उसमें CG लगता है और SG लगता है. इंटर स्टेट सप्लाई या इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई में IGST लगता है. और कॉम्पेंसेशन सेस लेविड ऑन द लग्जरी प्रोडक्ट एंड सिन प्रोडक्ट. नाइस. हम लोग आ गए GST के चार्ट नंबर 2 में. सब साथ में हो. ठीक है. एनर्जी मेंटेन रखना, बीच में गहरी सांस, फिर कूद पड़ो, लगे रहना. हु इज़ लायबल टू पे जीएसटी. वीडियो में देख रहे हो तो भले आप एक बार पॉज ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो आप पॉज भी नहीं ले सकते. हु इज़ लायबल टू पे जीएसटी. तो भैया सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी. यदि आप रजिस्टर्ड हो या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो तो यू आर लायबल टू पे जीएसटी. क्वेश्चन आता है हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड. तो जिनका टर्नओवर, यदि आप गुड्स के सप्लायर हो और यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन की दरकार है. यदि आप सर्विस के सप्लायर हो या सर्विस प्लस गुड्स के सप्लायर हो तो आपका टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. वो बता दिया यहाँ पे. हु नीड रजिस्ट्रेशन. 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख. कुछ स्टेट में 10 लाख भी है, जैसे मणिपुर में 10 लाख ही है. वो आपको याद नहीं करना, वो आप रहने दो एक बार. ठीक है. इंट्रो में तो याद नहीं करना. हु नीड रजिस्ट्रेशन. इसके अलावा ये तो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है. इसके अलावा जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेचते हैं, यानी अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बेचते हैं, उन्हें तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा.
जिनको TDS या TCS काटना है GST में, उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जो रिवर्स चार्ज में माल खरीदते हैं उन्हें GST का रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल के बिहाफ में माल बेचते हैं ऐसे एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें इंटरेस्टेड सप्लाई और ईद को जरूर ध्यान रखिएगा, ये रियलिटी मतलब ये प्रैक्टिकली काम आता है। इसके अलावा GST में कॉन्सेप्ट है कंपोजिट स्कीम का, कि जिनका टर्नओवर 150 लाख तक है। ये चैप्टर हम लोग बाद में करेंगे, अभी समरी में सुन लो, इंट्रो में सुन लो, कि जिनका टर्नओवर 150 लाख तक है उन्हें GST में कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करने की फैसिलिटी है। यदि वो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करेंगे तो उनको सिर्फ 1% टैक्स देना रहेगा, मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST, और बदले में उन्हें ITC नहीं मिलेगा। टैक्स रेट कम कर दिए और ITC डिनाई कर दिए, और उन्हें वो जो 1% GST वो अपनी जेब से देना पड़ेगा। दे कैन नॉट चार्ज 1% GST फ्रॉम देयर कस्टमर। नेक्स्ट आइए, ये चैप्टर हम लोग बाद में भी करेंगे। नेक्स्ट आइए पेमेंट। GST में जनरली अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट होता है। GST में पेमेंट भी एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे सुन लीजिए। GST में नॉर्मली अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट करना रहता है। GST में नॉर्मली पेमेंट ई पेमेंट होता है, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करके पेमेंट होता है, और RTGS या NEFT से पेमेंट होता है। ओवर द काउंटर यानी बैंक पे जाके काउंटर पे जाके कैश गिन के पेमेंट करने का कल्चर बहुत थोड़ा सा है। यदि आपकी GST लायबिलिटी 10,000 तक है तो आप ओवर द काउंटर यानी बैंक में जाके कैश गिन के कैश में पेमेंट कर सकते हो। परंतु इंडिया उस समय से बाहर आ गया है। आज की डेट में इंडिया का बच्चा कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करता है, तो वो 10,000 वाली बातें अब कहीं दूर ही रह गई। खैर, लॉ आपको परमिट कर रहा है कि यदि आपका कैश पेमेंट करने का मन है तो आप 10,000 तक कैश पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज GST में ई पेमेंट ही प्रमोटेड है। ठीक है, कोई ऐसा मत सोच लेना कि 10,000 तक कैश में देना पड़ेगा, नहीं, ई पेमेंट तो सबके लिए एलिजिबल है। किसी को कैश में देने की दिली तमन्ना है, वो तमन्ना है, किसी को कैश में देने की दिली तमन्ना है तो 10,000 तक कैश में दे सकता, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं रिटर्न में। रिटर्न आपके सिलेबस में नहीं है, रिटर्न अभी अपने चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न हल्की फुल्की आइडिया रख लो कि नॉर्मली GST में 3 रिटर्न भरा जाता है। GSTR1 जो कि आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न है और वो अगले महीने की 10 तारीख को भरा जाता है। GSTR2 जो कि इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न है वो 15 तारीख तक भरा जाता है, और GSTR3 जो कि इन दोनों का कंबाइंड है, आउटपुट माइनस इनपुट नेट टैक्स पेबल, वो GSTR3 है और वो अगले महीने की 20 तारीख को भरा जाता है। जो कंपोजिट स्कीम वाले हैं उनका नाम है सेक्शन 10। कंपोजिट स्कीम वाले साल में एक रिटर्न भरते हैं, GSTR4, और वो 18 तारीख यहाँ पे पता नहीं क्यों है। आंसर है उसका अगले साल के 30 तारीख तक भरेंगे, मतलब ईयर एंड के बाद 30 अप्रैल तक वो रिटर्न भरेंगे। ठीक है, 18 तारीख को तो पेमेंट किया जाता होगा, है ना। तो फाइनली GSTR1, 2, 3 आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई एंड कंबाइंड रिटर्न, और GSTR4 कंपोजिट स्कीम वाले हैं जो कि 30 अप्रैल को भरते हैं। मार्केट में भी 2 और 3 नहीं चल रहा, मार्केट में भी GSTR2, GSTR3 नहीं चल रहा। GSTR2 और 3 अभी नहीं है मार्केट में, पोर्टल में GSTR2, 3 नहीं है। आज की डेट में प्रैक्टिकली लोग GSTR1 भरते हैं और GSTR3 भी भरते हैं। GSTR1 भरते हैं नॉर्मली 10 तारीख को, 11 भी है कभी कभी, और GSTR3 भी है 20 तारीख को इन जनरल। एक बात 2 मिनट लगेगा, वापस इसको रिवाइंड करें। किसको GST देना है? तो जो रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है उन्हें GST देना है। यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स है तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है यदि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, और यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं है, आप सर्विस के भी सप्लायर है, तो आपका टर्नओवर लिमिट 20 लाख है। 20 लाख के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरे ट्यूशन सेंटर के लिए 20 लाख की लिमिट है क्योंकि मैं सप्लायर ऑफ सर्विस हूँ। इसके अलावा जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, जो इको से थ्रू सप्लाई करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कुछ लोग चाहे तो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिट स्कीम मतलब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो उनके चॉइस पे
वो चाहे तो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट कर ले। यदि वो कंपोजिट स्कीम ऑप्ट करते हैं तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ 1%, वो भी अपनी जेब से, और वो आईटीसी नहीं ले सकते। वाह। पेमेंट करने के लिए आपके पास अगले महीने की 20 तारीख नॉर्मली होती है, और ई पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस से पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी से पेमेंट कर सकते हैं, और कैश में पेमेंट करना है तो मैक्सिमम 10,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं। जीएसटी में रिटर्न नॉर्मली सेक्शन 9 मतलब नॉर्मली जीएसटी में 3 रिटर्न होते हैं, जीएसटीआर 1, 2, 3, लेकिन ये किताबी बातें हैं। रियलिटी में जीएसटीआर 1 भरा जाता है फॉर आउटवर्ड सप्लाई 10 तारीख को, और जीएसटीआर 3 भी भरा जाता है 20 तारीख को रिगार्डिंग नेट टैक्स लायबिलिटी। ये भी हो गया भैया हमारा। तो भैया इसके साथ हमारा इंट्रो खत्म हो गया। इस तरह के सम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट टैक्स इज सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, व्हाट टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in, what items are not subject to GST, तुम्हारा फेवरेट दारू एंड PCDNA। अब इसी चीज़ को हम लोग म्यूजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो गया इंट्रो। अभी हम लोग इसको म्यूजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ये गाने की लिरिक्स तैयार हो रही है। और ये लिरिक्स तैयार हो गई। ठीक है, बस अब हमें साथ में गाना है। शुरू करें? अरे हाँ बोल दो यार, सुमड़े कहीं के। चलो स्टार्ट करें। धुन है हे राम तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम। बस इसी को थोड़ा स्लो वर्जन में गाना है। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, जीएसटी को मोदी जी, जीएसटी सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सेल पे न लगे, सर्विस पे न लगे, सप्लाई पे लगता जी, जीएसटी। वैट इज नो मोर, एक्साइज नो मोर, Troy no more, luxury no more, entertainment no more, purchase tax no more, MTPA no more, lottery tax no more, service tax अब नहीं, GST। कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, कस्टम चलेगा, स्टैम्प ड्यूटी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, पी टैक्स चलेगा, STT, GST। पी टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स। दारू पे न लगे, पेट्रोल पे न लगे, दारू पे न लगे, PCDNA पे लगे ना, टोबैको पे लगता जी, GST। 5 और 12 28 18, 5 और 12 28 18, ज्वेलरी पे सिर्फ 3, GST। रजिस्टर्ड जो होगा जीएसटी वो देगा, रजिस्टर्ड जो होगा जीएसटी वो देगा, वॉलंटरी या कंपल्सरी, जीएसटी। इंट्रा सप्लाई CGSG भाई, इंट्रा सप्लाई CGSG भाई, इंटर पे जीएसटी।
रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट और फाइन, रजिस्ट्रेशन रिटर्न पेमेंट और फाइन सब है ऑनलाइन। जीएसटी जीएसटी सीजी सीजी आईजी एसजी एसजी आईजी 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 सीजी 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 आईजी एसजी एसजी आईजी सीजी सीजी आईजी एसजी एसजी आईजी 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 सीजी एसजी जीएसटी 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 सुविधा। तो फाइनली आपने इंट्रो में जितना भी अभी तक पढ़ा था वो सब इस म्यूजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। हाँ बोलो बस, चलो फाइन। बच्चे सोच रहे झूठा ही हाँ बुलवा रहे, अरे झूठा था भाई, तू देख ले जितना मेन बात था सब कवर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगले चैप्टर का नाम है डेफिनेशन, ओ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ठीक, तो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़े। यदि एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें हैं, तो आप ये बोलेंगे भैया देखिए जीएसटी लाने के लिए हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 101वां वाला अमेंडमेंट था जिसके कारण जीएसटी आया। तो इट इज़ इंट्रोड्यूस विथ 101st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ, उसका नाम है 246A, और उस 246A में जीएसटी लगेगा ऐसा प्रोविज़न डाला गया, जीएसटी लॉ बनेगा ऐसा प्रोविज़न डाला गया। जीएसटी दारू पे नहीं लगेगी, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविज़न है। पीसीडीएनए पे जीएसटी लगेगी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड, ऐसा भी हमारे लॉ में ही बोला हुआ है। और शेयर एक्सेट्रा पे जीएसटी नहीं लगेगा। टोबैको पे जीएसटी भी लगता है, वैट भी लगता है, सभी लगते हैं। इसके अलावा एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई। क्या बनाई गई? जीएसटी काउंसिल। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया। देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में जिंदगी भर मोदी ममता चलता रहेगा। इंडिया में हमेशा वो अखिलेश और मोदी चलता रहेगा। इंडिया में हमेशा वो कौन है दिल्ली का शासक, कौन है दिल्ली का शासक? अरविंद केजरीवाल एंड मोदी चलता रहेगा। यानी जीएसटी इंडिया में हमेशा सीजी वर्सेस एसजी चलता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। भले कोई भी आ जाए, भले भगवान जाके सेंट्रल पे बैठ जाए तब भी स्टेट में कोई ना कोई चिल्लाएगा, और भले स्टेट पे भगवान आके बैठ जाए तब भी सेंट्रल उसको परेशान करेगा। तो ये इंडिया की डेस्टिनी है, क्या करें। तो इस प्रॉब्लम के कारण सिंस जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों मर्ज होकर काम चल रहा है, तो यदि सेंट्रल और स्टेट पे डिस्प्यूट हो गया, होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। देख ही रहे अभी हम लोग, ममता मोदी, केजरीवाल मोदी एंड अखिलेश मोदी, फलाना कोई भी मोदी आ जाता है। तो ये यदि सेंट्रल और स्टेट में कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई डिबेट हो गया, कोई लड़ाई हो गई, तो कैसे संभलेगा। और दूसरी बात, ममता बोलेगी ऐटा होबे और मोदी जी बोलेंगे ये नहीं होगा। ममता बोलेगी ऐटा होबे ही होबे और मोदी जी बोलेंगे ये नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ हो गया तो भैया कैसे हो जाएगा। इसलिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस काउंसिल? ये काउंसिल बहुत सारे काम एक साथ तय कर देती है। मैं तुम्हें पहले जीएसटी काउंसिल का काम बताता हूँ। जीएसटी काउंसिल प्रकट हुई है, ये देखिए, ये जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस है। ये जीएसटी काउंसिल लॉ मेकिंग में सपोर्ट करती है, यानी कैसा लॉ बनना चाहिए उसकी पहली ड्राफ्टिंग जीएसटी काउंसिल ही बनाती है। उसके बाद लॉ में कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। अब लॉ में कोई रेट में चेंज करना है, सपोज ट्यूशन को 18 से 12% में लाना है, तो ये पहले काउंसिल रिकमेंड करेगी, तब जाके लॉ में चेंज आएगा। ये सेंट्रल और स्टेट में कोई लड़ाई हो जाए, कोई डिबेट हो जाए, तो डिस्प्यूट हो जाए टैक्स का पैसा को लेके, तो उसमें काउंसिल ही आर्बिट्रेटर की तरह उनका मामला रिजॉल्व करेगी। इट रिकमेंड्स एग्जम्पशंस इन जीएसटी। किसी प्रोडक्ट पे एग्जम्पशंस देना है तो पहले रिकमेंडेशन कौन देगा? काउंसिल देगा। इट एडवाइजेस गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो काउंसिल ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। यानी
जीएसटी लॉ पास होने के लिए चाहिए पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले है काउंसिल। काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ में चेंज लाएगी। मोदी आज चाहे तो जीएसटी में 1 रुपए का चेंज नहीं ला सकता, एक प्रोविजन बदल नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में एक प्रोविजन बदल नहीं सकती जब तक उसको काउंसिल रिकमेंड नहीं करे। दैट्स द पावर ऑफ द काउंसिल। आज यदि मोदी जी सोचते कि ट्यूशन को जीएसटी से हटा देते हैं, अच्छे लोग जब पढ़ाते हैं इन पे जीएसटी हटा देते हैं, और यदि वो पब्लिक में बोल भी दे मन की बात, मैं सोच रहा हूँ ट्यूशन से जीएसटी हटा दूँ, तो मोदी जी तो मन की बात से यहाँ पे नहीं होगा। पहले काउंसिल बोलेगा कि भाई हमारा रिकमेंडेशन है कि आप ट्यूशन से जीएसटी हटा दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अंगूठा लगाएगी, उसको अफर्म करेगी, तब जाके कोई भी चेंजेस आएगा। बिना काउंसिल के रिकमेंडेशन के जीएसटी में पत्ता नहीं हिलेगा। बात समझ में आई? दैट्स द पावर ऑफ काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जहां डिफाइन होता है ना, वहां पे ऐसे लिखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, कॉमा, on recommendation of council, comma, they can do this, they can do this, they can do this, they can do this, they can do this. मतलब no one is having the power without recommendation of council. बात समझ में आ गई? तो ये काउंसिल का पावर है और ये काउंसिल के फंक्शंस है। ठीक है, अब तुम मैं पूछ रही हो काउंसिल है कौन, इसके अंदर कौन बैठा है? तो काउंसिल का अंदर बैठे हैं हमारे देश के सारे फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे देश में एक तो हमारा सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, और बात ये हमारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर मिला के बन गई है काउंसिल। यानी काउंसिल में सबका रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है और सेंट्रल का भी रिप्रेजेंटेशन है। काउंसिल मीटिंग करती है और वोटिंग पावर से डिसीजन आता है। ठीक है, और उसमें 1/3 वोट सेंट्रल का है। यदि सेंट्रल ने हाँ बोल दिया तो 1/3 हाँ हो गया, और डिसीजन 3/4 मेजोरिटी से होगा। 1/3 हाँ होने से क्या होता है, 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन होंगे, और 50% कोरम होना चाहिए। कोरम समझ दो, कोरम मतलब एटलीस्ट इतने लोग होने चाहिए तब जाके मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग ही नहीं होगी। तो यदि आज सारे स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग को बाइकआउट कर दे तो मीटिंग ही नहीं होगी, क्योंकि मीटिंग में 50% कोरम चाहिए, हाफ कोरम। ठीक, तो दैट इज अबाउट काउंसिल। एग्जाम में यदि काउंसिल के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको बहुत कुछ लिखने को है। क्या लिखने को बताओ? कि जीएसटी में कुछ भी नहीं हो सकता विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। हाँ बोलो, क्लियर? दूसरी बात आप क्या बोलोगे कि काउंसिल में सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरमैन है, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर्स हैं। काउंसिल डिसीजंस मीटिंग से लेती है, मीटिंग में डिसीजंस मेजोरिटी 3/4 मेजोरिटी से आता है, 3/4 मेजोरिटी, और उसमें सेंट्रल का वोट रहता है 1/3 और 2/3 वोट सारी स्टेट गवर्नमेंट का मिला के होता है, और हाफ कोरम होना चाहिए। काउंसिल का फंक्शन क्या बता दिया? क्या? लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, रेट के ऊपर कोई भी चेंज होना है तो, एग्जम्पशंस कोई आना है तो, सेंट्रल स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? काउंसिल। और लॉ में और एडवाइजरी देना कि भैया ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब। बात क्लियर? यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 2 मिनट में याद करना है तो ये गाना आपके काम आएगा भाई, बहुत ही काम की म्यूज़िक है। यह आपने मेरे सारे वीडियो में सुना होगा, आज लाइव सुन लो। क्या है? धुन बड़ी प्यारी है, जोधा अकबर से ली हुई है, अजीब व शान शहंशाह। सुना भाई? वही धुन है, क्लियर? 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको पे सब कुछ है, इंटरटेनमेंट छोड़ दो, जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा, जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी, जीएसटी।
सेकंड में गाना कंप्लीट, और 30 सेकंड में इतने प्रोविजंस कंप्लीट। एक बार तो और बनता ही इस महान कृति के लिए, नहीं महान कृति। अरे झूठा ही सही, हाँ बोल दो नालायक को। हाँ 1 2 3। 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको पे सब कुछ है, शेयर्स को छोड़ दो, जीएसटी जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा, जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी, जीएसटी जीएसटी। तो भैया ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। यदि आप एग्जाम में बुरी तरह से उलझ जाओ, आपको ये याद ही नहीं है कि चैप्टर को पढ़ाया भी था, तो सिर्फ एक गाना 30 सेकंड का गाना आपको एग्जाम में कम से कम 5 लाइन लिखवा देगा, है ना। पहली लाइन 101 अमेंडमेंट आया था, उससे जीएसटी आया। जीएसटी में आर्टिकल 246 ए के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। दारू पे जीएसटी नहीं लगेगी, और पीसीडीएनए पे जीएसटी लगेगी फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। सेंट्रल स्टेट को 5 साल तक कॉम्पेंसेशन देगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है। और जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें वोटिंग सिस्टम से काम होगा, फलाना ठिकाना। क्लियर। अब एक चीज़ और रह गई जो मुझे याद करा देना चाहिए, उसका नाम है क्या, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस। ठीक है, ये तो याद ही है, ये याद करा दूँ, से याद करा सकते तो करवा दीजिए, तो इससे याद हो जाएगा तुम्हें। ये मेरा अगला म्यूजिकल क्रिएशन है, जिसका नाम है मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अरे नालायक को इतना अच्छा गाना भी साथ में नहीं गाए। वाह, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसी धुन पे हम लोग को इसको लाना है। लॉ मेकिंग लॉ अमेंडमेंट रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एडवाइज गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल तेरा, यही है फंक्शन। लॉ मेकिंग लॉ अमेंडमेंट रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कंफ्यूजन, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एडवाइज। मतलब लॉ मेकिंग करना हो तो ये जीएसटी काउंसिल इसमें सपोर्ट करेगी। लॉ में कोई अमेंडमेंट लाना है तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, वर्ड ध्यान रखना, रिकमेंड। रेट में कोई चेंजेस लानी है तो काउंसिल रिकमेंड करेगी, किसको, सेंट्रल को। सेंट्रल स्टेट में जब भी कोई डिबेट होगा, कोई डिस्प्यूट होगा, कोई झमेला होगा, कोई मारामारी होगी या कोई कंफ्यूजन होगा, टैक्स का पैसा, आईजीएसटी का पैसा किसको मिलना चाहिए, झमेला हो गया, तो भैया काउंसिल इसमें मीडिएटर का काम करेगी। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लाना हो तो कौन ला सकता है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल ला सकती है। एडवाइस गवर्नमेंट, जीएसटी काउंसिल तेरा यही है फंक्शन। ठीक, तो भैया तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी सीख लिया, एक चैप्टर तुम्हारा और हो गया। एक 30 सेकेंड ही नहीं, एक 2 मिनट का रिकैप बनता है इस चैप्टर को। भैया देखो, पहले मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर उसी से मैं एक बार रिकैप मार देता हूँ, फिर मेरा एक म्यूजिकल रिकैप और आ जाता है, हाँ, और फिर मैं एक बार वापस से लास्ट में रिकैप कर देता हूँ। ये तो मेरी रिकैप क्लास का अंदाज है, समझ गए आप मेरी बात। कि जीएसटी में 101st अमेंडमेंट आया, सॉरी जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट लाया गया, काउंसिल में 246 की एंट्री डाली गई, जिसके कारण जीएसटी आया। जीएसटी दारू पे नहीं लगता, पीसीडीएनए पे नहीं लगता, शेयर्स पे एसटीटी लगती है, जीएसटी नहीं लगता। टोबैको पे जीएसटी भी लगता है, वैट भी लगता है। उसके बाद काउंसिल के कुछ फंक्शंस है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं।
लॉ में 3 लॉ अमेंडमेंट, रेट डिसीजन, सेंट्रल स्टेट में जब भी कन्फ्यूजन, एग्जाम्सन नोटिफिकेशन, एडवाइस, गवर्नमेंट हो गया। हाँ सुमड़े हो, बड़े सुमड़े हो भाई। आओ अगले चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर का नाम है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको 4-5 डेफिनेशन तो एकदम घोट लेनी चाहिए। एक व्हाट इज बिजनेस, एक व्हाट इज गुड्स, एक व्हाट इज सर्विस और एक एग्रीगेट टर्नओवर। एटलीस्ट ये 4 डेफिनेशन तो घोट लो। यदि आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो तो घोट ले सर, हाँ घोट लो। सबसे पहले मैं तुम्हें गुड्स की डेफिनेशन कराता हूँ। सर इसमें भी गाने हैं? नहीं, इसका गाना नहीं सुनाऊंगा, तुम बहुत सुमड़े हो। बट इतना तुम्हें सुमड़ा होता है, सुनाऊंगा नहीं गाना। लो मेरा लैपटॉप भी नाराज हो गया तुमसे, गुड्स की डेफिनेशन ही नहीं बता रहा है। चलो ठीक है, आ जाएगा। देखो ये गुड्स और सर्विस की कंबाइंड डेफिनेशन है। यहाँ पे बोला जा रहा है गुड्स मीन्स, यहाँ पे बोला जा रहा है सर्विस मीन्स। थोड़ा सा पिक्चर गैजी है लेकिन ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। गुड्स मीन्स every kind of movable property. Goods means every kind of movable property, but it excludes money and securities. Money and shares and securities. ये goods की definition में नहीं आते। And it includes actionable claim और कोई भी growing crop, ग्रास एसेट्रा जो अभी जमीन से अटैच्ड है लेकिन एग्री हो चुका है कि काट के बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? काट के बेचेंगे। तो गुड्स मीन्स all kind of movable property, but it does not include shares and securities, and it includes actionable claim and trees, grass, etc. जो अभी ज़मीन में उगी हुई है, ज़मीन से लगी हुई है, अभी इमूवेबल है, लेकिन एग्रीमेंट यह है कि काट के बेचेंगे। सर ऑलरेडी कटी हुई है, तो ऑलरेडी कटी हुई है तब तो मूवेबल है ही। अटैच्ड है तो बात आ रही थी क्या ये गुड्स है, तो हमने बोला हाँ। यदि एग्रीमेंट हुआ कि इसको काट के बेचेंगे तो ठीक है, ये भी गुड्स है। ठीक है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट इट एक्सक्लूड्स वही चीज मनी एंड सिक्योरिटीज। एंड इट इंक्लूड्स क्या? मनी तो नहीं आता लेकिन यूज ऑफ मनी आता है। यूज ऑफ मनी मतलब लोन दिया। यदि मैं आपको लोन दिया तो मैंने आपको क्या दिया? मनी तो दिया। तो लोन इज द यूज ऑफ मनी और उस पर जो इंटरेस्ट है ना, दैट इज विद इन द मीनिंग ऑफ सर्विस। एंड कन्वर्सन ऑफ मनी आप इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इतना बड़ा मत याद करो। कन्वर्शन ऑफ मनी इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, रुपीज को कॉइन में, कॉइन को रुपीज में, डॉलर को रुपीज में, रुपीज को यूरो में, यूरो को टाका में, टाका को येन में। ये सब कन्वर्शन is being a part of service. All conversion are the part of services. So goods means every kind of movable property excluding money and securities and including actionable claim और जो पेड़ पौधे जमीन से अटैच है जिनको काट के बेचने का एग्रीमेंट हुआ है। और सर्विस मीन्स एवरीथिंग अदर देन गुड्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, एंड इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी एंड कन्वर्शन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर अ कंसिडरेशन। तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन एक साथ हो गई। ये गाना मैं तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेरा मुल्क मेरा वतन में एक साथ मेरे साथ नहीं गाए। इतने देश मतलब देश भक्त नहीं है तुम लोग, इसलिए तुम्हारी पेनल्टी स्वरूप मैंने ये गाना नहीं गाया। ये गाना बहुत प्यारा था, इससे धुन भी बहुत अच्छी थी। इसी धुन थी एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, परंतु हम झूठ नहीं बोल सकता। ना फालतू बात है, झूठ क्यों बोलूँ। जो लोग मेरा मुल्क मेरा देश साथ में गाने से शर्माते हैं उनसे मैं प्यार नहीं करता। आओ बिजनेस में आते हैं। बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? तो भैया ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। ये लंबी चौड़ी डेफिनेशन वैसे नहीं होगी, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ये है, इससे काम हो जाएगा। Business means any trade, manufacture, commerce, profession,
एडवेंचर, वेजरिंग, वोकेशन. गुड्स मीन्स बिजनेस मीन्स बहुत सारे टर्म्स है. तो बिजनेस मीन्स नहीं बोला, बिजनेस इंक्लूड्स बोला. बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेजरिंग, वोकेशन. It includes incidental and ancillary activity in relation to above. What it includes? Incidental and ancillary activity in relation to above. Volume, recurringness and continuity does not matter. What does not matter? Volume, recurringness and continuity, profitability does not matter. Any activity in connection with commencement of or closure of business is also being a part of business. तो बिजनेस शुरू होने के और बिजनेस क्लोज करने के लिए जो आप एक्टिविटीज करते हो वो भी बिजनेस का ही पार्ट है. एनी एक्टिविटी इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस. एनी सोसाइटी, एसोसिएशन और क्लब, society, association or club which renders services to its member being a part of business. तो यदि आप एक क्लबबाजी करते हो, पैसे लेते हो, साथ में बैडमिंटन खेलवाते हो, दैट इज अ बिजनेस. सोसाइटी, एसोसिएशन और क्लब विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और गुड्स टू इट्स मेंबर. बाजार में नहीं बेचते हम लोग, हाँ कोई बात नहीं, आप अपने मेंबर को बेचते हो, हाँ इट्स अ बिजनेस. एंड एनी प्रीमाइसेस जहाँ पे एंट्री के समय पैसा लिया जाता है, लाइक म्यूजियम, लाइक निको पार्क, लाइक अम्यूजमेंट पार्क, लाइक समझ रहे ना. तो कोई भी प्रीमाइसेस जिसमें एंट्री के समय पैसा लिया जाता है, तो दैट प्रीमाइसेस की एंट्री पे जो पैसा लिया जाता है दैट इज अ बिजनेस. जितना पैसा लिया जा रहा है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा लिया जा रहा है दैट इज अ बिजनेस. और कोई भी होल्डर ऑफ ऑफिस, कोई भी बंदा ऐसी सर्विस देता है कि वो एक प्लेस होल्ड करता है, होल्डर ऑफ ऑफिस बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस इज ऑल्सो बिजनेस. रेस क्लब इज ऑल्सो बिजनेस. और गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी इज बिजनेस. ये क्या है चला है पता नहीं, गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी बिजनेस. वापस से बिजनेस इंक्लूड्स. अब तुम्हारे पास सपोर्ट है, डेफिनेशन नहीं है. बिजनेस इंक्लूड्स, किसी को नहीं ऐसे नहीं चलेगा हमको पूरा पढ़ाइए, तो भैया ये पढ़ा है, पढ़ लेना अपने घर में. हाँ ये पढ़ा है, हाँ इसको तुम्हारा मन करे तो इसको खतरनाक चीज़ को पढ़ लेना. इसमें भी यही दिया हुआ है. बिजनेस मीन्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एसेट्रा बोल के सल्टा दिया इसने. तो मैंने तो एक वर्ड कराया है, वोकेशन, एडवेंचर, मैंने तो एक वर्ड कराया है, हटाओ. सप्लाई, एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी बाय क्लब, एसोसिएशन एसेट्रा. एडमिशन मतलब इनकम्प्लीट दे रहा है, क्या हालत है. इससे ज़्यादा तो हमने शॉर्ट में सल्टाया है यार. भैया पक्का वाला है. और जो ये चार्ट है ना, ये मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये चार्ट तुम्हारे सीए इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है. वो भी इनकम्प्लीट दे रहे भैया, इतना कौन याद करेगा. परंतु हम तो भैया तुम्हें एक वर्ड याद करा रहे. ये देखो, या any trade, manufacture, commerce, profession, adventure, wagering, vocation, any incidental or ancillary activity in relation to above. Volume, recurringness, continuity, profitability does not matter. P missing there. Profitability does not matter. Any activity in connection with closure or commencement of business. Any society, association or club which provides services to its member is a business. एनी प्रीमाइसेस जहाँ पे एंट्री के समय कोई कंसिडरेशन लिया जाता है दैट इज अ बिजनेस. और होल्डर ऑफ ऑफिस, आप कोई पोस्ट होल्ड करते हो तो दैट इज योर बिजनेस. जैसे आप किसी कंपनी की डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो, यू आर डूइंग बिजनेस. रेस क्लब एक्टिविटी इज अ बिजनेस. और गवर्नमेंट चलाए बिजनेस, गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी है वो सब बिजनेस है. ठीक है, इसको मैंने तुम्हारे फेवरेट टाइप के गाने में कन्वर्ट किया. तुम लोग मेरा मुल्क मेरा देश नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने दूसरा गाना पसंद किया. जानू मेरी जान हम तुझ पे कुर्बान, तू मेरा मैं तेरी जाने सारा हिंदुस्तान. इसी धुन पे लाया है. आर डी बर्मन साहब की धुन है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है. 1 2 3 TMC पाववी
IAVRC CCCSAC Enterprises Service रेस क्लब गवर्नमेंट चलाए तो बिजनेस मानो तू। 15 सेकेंड, क्या पढ़ाई इतनी फास्ट हो सकती है? यस, देख लो तुम्हारे सामने घड़ी देख लो, 15 सेकेंड से कम लगा है। 1 2 3 TMC पाववी IAVRC CCCSAC Enterprises Service रेस क्लब गवर्नमेंट चलाए तो बिजनेस मानो तू। TMC पाववी। बड़े सुमड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरे को अपने में मज़ा आ रहा है। स्वांतः सुखाया तुलसी रघुनाथ गाता है, यानी वो चीज़ जो आपको खुद को खुशी दे वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो भैया ये था आपका बिजनेस की डेफिनेशन, ठीक है। एक्चुअल में बच्चे सिर्फ रिकॉर्ड करने में लग जाते हैं। अरे वो रिकॉर्ड ही हो रहा है, देन व्हाई आर यू रिकॉर्डिंग सेपरेटली? सर मेरे मोबाइल पे होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये रिकॉर्ड कर ले तो बस। हम लोग आ गए अगले चैप्टर में। हमने भैया, अरे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन याद नहीं करा है बच्चों को? मुंद्रा जी क्या कर रहे हो? मैंने आपको 4 डेफिनेशन याद करने के लिए बोला था, ये डेफिनेशन जरूर से याद कर लो। पहला क्या था? गुड्स। 2 मिनट का रिकैप करना पड़ता है, 2 मिनट का रिकैप करना पड़ता है। व्हाट इज गुड्स? बताओ फटाफट। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोलना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटीज, एंड इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप या उगे हुए पेड़ जो कि अभी तो ज़मीन से सटे हुए हैं लेकिन बाद में ज़मीन से काट के बेचेंगे। और उसके बाद हमने बोला सर्विस मीन्स एवरीथिंग अदर देन गुड्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, एंड इट इंक्लूड्स यूज ऑफ मनी, एंड कोई भी मनी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना फॉर अ कंसिडरेशन। उसके बाद हमने किया बिजनेस मीन्स, अब दिमाग लाना पड़ेगा, दिमाग के अंदर बजेगा TMC पाओवी, यहाँ से नहीं बजेगा। तो बिजनेस मीन्स नहीं, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, प्रोफेशन, एडवेंचर, वोकेशन, वेजरिंग वोकेशन, and it includes any incidental or ancillary activity in relation to above activity in volume, recurring, profitability, continuity does not matter, and any activity in connection with commencement or closure of the business, any society, association or club which provides services to its member, and any प्रीमाइसेस जहाँ पे एंट्री के समय कंसिडरेशन लिया जाता है। और कोई भी बंदा यदि कोई प्लेस ऑफ ऑफिस को होल्ड करता है एज अ पार्ट ऑफ हिज बिजनेस, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। एंड रेस क्लब की एक्टिविटी बिजनेस है और गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटी बिजनेस है। TMC भीतर बज रहा था, है ना? ये गाना सुना दूँ ना, TMC पाओ भी, तो ममता दी मेरे को मतलब अपने चुनाव में बोले कि मुंद्रा जी आप सबसे आगे चलिए, He's our leader, ये बनाएगा भाई, ठीक। TMC पाववी हो गया। वो अभी एक डेफिनेशन रह गई, इसलिए बाद में मेरा दिमाग रुझ जाता है यार, आता ही नहीं दिमाग आगे। उसका नाम है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मेरे PPT में नहीं था, ओहो कैसे पढ़ाऊँ, तो PPT इंसर्ट कर देते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन याद है क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। उफ, तुम्हें याद है क्या? किसी एक बच्चे को याद है? अरे अब तो देख के कोई भी बोल देगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में 6 बातें हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब भैया ध्यान से सुनना, ये सब इसमें आते हैं, इसमें ये सब आते हैं, ठीक है ना? टर्नओवर पेन वाइज, पेन इंडिया मतलब आपका पूरा इंडिया में जितनी ब्रांचेज है ना, सब ब्रांचेस का मिला के टर्नओवर, इसलिए इसका नाम है क्या? एग्रीगेट। मतलब मेरी यदि 17 ब्रांच है तो 17 ब्रांच मिला के मेरा क्या टर्नओवर है, ये बताइए। दैट इज वन थिंग, ठीक है? टर्नओवर पैन इंडिया वाइज। दूसरा, इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है बताओ? इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोलो, जीरो रेटेड सप्लाई बोलो, निल रेटेड सप्लाई बोलो, सब एक ही है। जीरो रेटेड सप्लाई, ये सब एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं। निल रेटेड सप्लाई, ये सब टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आएगा। हाँ हुआ क्या? अरे हाँ बोलो, नालायक है हमारे यहाँ।
कहाँ कहाँ से उठ के आए, ना बोलते नहीं है, हाँ बोलना आता नहीं है, ना बोलना जानते नहीं है, पता नहीं, आई डाउट इनके मुंह में ज़बान है। तो फाइनली सर एक बार पिक्चर की बात करिए, फिर हम आपको बताते हैं हमारे मुंह में कितनी ज़बान है। अच्छा ठीक है, समझ गए। इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, इट इंक्लूड्स इंटर स्टेट ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच, इंटर स्टेट ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेज। हाँ, इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड था, याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, क्या इंक्लूड नहीं था, एकदम याद नहीं आ रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी, हाँ इसमें जीएसटी नहीं आता। एंड इट डज नॉट इंक्लूड, एक और चीज़ थी, क्या था एकदम याद नहीं आ रहा है। एनीवन जो मेरी मदद करे, इसमें क्या नहीं आता, एक जन जो मेरी मदद करे, अरे कोई नहीं है। इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आरसीएम लगता है। तो भैया देखो, मैंने तुम्हें 2/6 कैसे याद कराया था, तुमने मेरे साथ धोखा दिया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने बताया था देखो टर्नओवर पैन इंडिया वाइज 1 पॉइंट है, ध्यान रखना इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई आती है, दूसरी बात है। ध्यान रखना इसमें एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड होता है। ध्यान रखना इसमें इंटर स्टेट सप्लाई यानी इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र भी इंक्लूड होता है, चौथी बात है। अच्छा ध्यान रखना इसमें 2 चीज़ें नहीं आती, जीएसटी इसमें नहीं आता, और ध्यान रखना इसमें इनवर्ट सप्लाई ऑन विच आरसीएम इज एप्लीकेबल, ये नहीं आता। इस तरीके से मैंने तुम्हें याद कराया था कि इसका सेक्शन है 2/6। 6 बातें इसमें, सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होती है बच्चों। हाँ, और 2/6 मतलब इसमें 6 बातें आपको याद रखनी है। चलो एक बात, कोई बात नहीं, दोबारा बोल दो, मेरे साथ बोल दो, क्या था? एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन इंडिया टर्नओवर, इसलिए इसका नाम है एग्रीगेट। दूसरी बात है इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आएगी, नील रेटेड सप्लाई भी आएगी, जीरो रेटेड सप्लाई भी आएगी, उसमें एक्सपोर्ट भी आएगा। इसमें यदि आपने कोई अपनी ही ब्रांच को माल भेजा है, यदि वो सप्लाई है तो वो इसमें भी काउंट होगा, और इसमें जीएसटी काउंट नहीं होगा। इसमें इनवर्ट सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारा अभी तक में 3 चैप्टर करा दिया। एक का नाम था सप्लाई, दूसरा का नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और तीसरे का नाम था डेफिनेशन। हाँ, थक गए तो गहरी सांस ले लो, बोलो पॉज दो 5 मिनट का। सो देंगे तब भी वही बात है, नहीं देंगे तब भी वही बात है, हम सुमड़े हैं, हम सुमड़े रहेंगे। अच्छा ठीक है, सप्लाई चैप्टर आ रहा है बाहर, 2 मिनट का पॉज, पांडे जी 2 मिनट का पॉज। भैया अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर का नाम है सप्लाई। थ्योरी चैप्टर है, यदि इसको खींच के पढ़ाऊंगा तो रीकैप बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 10 मिनट में सल्टाने का प्लान कर रहा हूँ। यदि आप सप्लाई चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इस रीकैप से आपका काम नहीं होगा, लेकिन यदि आपने सप्लाई चैप्टर पढ़ा है तो ये रीकैप आपके बहुत काम का है। और यदि आपने बहुत अच्छा गट्स है, सर आप बोलिए नाम कैच कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी समझ में आ जाएगा। सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में दी हुई है। 7.1 में बोला हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स, 7.2 में बोला हुआ है सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, और 7.3 में बकवास है, कोई काम की बात नहीं है। 7.1 में बोला हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स, और उसमें 3 क्लॉजेज है, 7.1A, 7.1B, 7.1C। 7.1A में बोला हुआ है सप्लाई इंक्लूड्स एनी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ for a consideration and for furtherance of business. Supply includes sale, exchange, barter, lease, license, transfer, disposal, renting of goods or service or both for a consideration and for furtherance of business, whether made or agreed to be made. B में बोला हुआ है supply includes import of service for a consideration, भले ही furtherance of business हो या नहीं हो। फिर से बोलूँ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस
फॉर अ कंसिडरेशन, भले ही वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए हो या नहीं हो। और सी में बोला हुआ है सप्लाई में शेड्यूल 1 के वो ट्रांजैक्शंस भी आते हैं, सप्लाई में शेड्यूल 1 के वो 5 ट्रांजैक्शंस भी आते हैं जिसमें भले ही कंसिडरेशन ना हो परंतु वो सप्लाई माने जाएंगे। यानी शेड्यूल 1 में कुछ 5 ऐसे ट्रांजैक्शंस का नाम दिया हुआ है जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी हो तब भी वो सप्लाई माना जाएगा। उसको मैंने एक नाम दिया कैप्री। हाँ, सी फॉर कैप्री छोड़ो, ऐसे भी ले लेते हैं। शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच ITC इज अर्लियर अवेल्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, गिफ्ट टू एम्प्लॉई इन एक्सेस ऑफ 50,000, गुड्स सप्लाइड बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट एंड बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ध्यान रखना है यहाँ पे एजेंट मतलब पक्का आड़तिया। एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आउटसाइड तो हो जाए ना, इम्पोर्ट हो रहा है तो आउटसाइड से तो हो रहा है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन्स, तो ये सब सप्लाई माना जाएगा भले ही इसमें कंसिडरेशन नहीं हो। सर ये 5 पॉइंट दोबारा बोल दीजिए ना, दोबारा सुन लो, तुम्हारी भाषा में सुन लो। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू प्रिंसिपल और बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, कोई भी गुड्स जिसके ऊपर आप पहले ITC ले चुके हो अब आप उसे डिस्पोज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, फेंकेंगे, डोनेट करेंगे, सब हाल पे सप्लाई है। तीसरा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन्स को भेजते हो विदाउट कंसिडरेशन बट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। चौथा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट करे इन एक्सेस ऑफ 50,000, सप्लाई है। पांचवा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ DP और रिलेटेड पर्सन्स फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन सब में कंसिडरेशन नहीं देते, 5 सप्लाई हमेशा माना जाएगा। 7.2 में आइए, सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई डज नॉट इंक्लूड ABCDEFGHI। एक्शनेबल क्लेम के ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे एक्सक्लूडिंग लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। MP MLA की सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। कोर्ट ट्रिब्यूनल की सप्लाई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के एक्टिविटीज सप्लाई नहीं मानी जाएगी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन जहां पे पूरा पेमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में दिया जाता है सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फ्यूनरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चुरी, डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लाई नहीं मानी जाएगी। हाई सी ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं माने जाएंगे। कस्टम वेयर हाउस में गुड्स की सप्लाई हो गई तो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। और इंडिया से बाहर तक, क़यामत से क़यामत तक, इंडिया के बाहर तक यदि आप माल भेज दो तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब यदि कोई गुड्स आपने इंडिया के बाहर से लिया और बाहर में भेज दिया, इंडिया में आया ही नहीं, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, 7.2 हो गया। 7.3 में क्या था? 7.3 में था कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाई है या नहीं है, या कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे क्लैरिफिकेशन इशू कर सकता है। ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको ऊपर काउंसिल के रिकमेंडेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे सकता है। इसके अलावा एक 7.1A शेड्यूल भी है, 7.1A सेक्शन भी है जिसमें शेड्यूल 2 के बारे में बोला हुआ है। और उसमें बोला हुआ है कि ये सब ट्रांजैक्शंस लॉ ने क्लैरिफाई किया है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपको याद नहीं करना है, बस ये पॉइंट उठेगा और आपका दिमाग अपने आप बोलेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। आज आपको पढ़े बहुत दिन हो गए, फिर भी आज ये चलेगा और आप अपने आप ही बताएंगे SOG है कि SOS है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। बताइए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, रेंटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस है, फ्यूचर डेट ट्रांसफर मतलब आज सी डेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं गुड्स का, लेकिन माल तुमको, ओनरशिप तुमको बाद में देंगे। हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स है। लीज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भाड़े पे देना सप्लाई ऑफ सर्विस है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है। गुड्स पुट टू प्राइवेट यूज
आपने बिजनेस ऑफ गुड्स उठा के अपने पर्सनल यूज में ले लिया तो गुड्स लिया ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है। सेसेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया, माल पड़ा रह गया। तो जो माल पड़ा रह गया, सिंस उस पर आप पहले आईटीसी ले चुके हो, अब आपका बिजनेस बंद हो चुका है, तो माल पड़ा हुआ भी सप्लाई मान लिया जाएगा और वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ सर्विस है, आईटी की सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स जिस पे आप पहले आईटीसी ले चुके हो सप्लाई ऑफ गुड्स है, आईपीआर किसी को टेम्परेरीली दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी को टेम्परेरीली दिया है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को गुड्स दे तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, एन एग्रीमेंट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, an agreement to do something or not to do something is a supply of service and job work is a supply of service. I hope आपने ज़्यादातर राइट बोला। तो भैया देखो ये सप्लाई की डेफिनेशन हो गई। अब तुम इतने सुमड़े होती मैं अभी नेक्स्ट गाना गाऊँ ना गाऊँ सोच रहा हूँ, लेकिन गाना तो लड़कियों का फेवरेट है, होठों से छू लो तुम। बोलो 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 क्या बोलते हो? सर आपका मर्जी गाना तो जाइए नहीं तो मत जाइए। हाँ तो ठीक है नहीं गाते हैं, नहीं सर गा दीजिए, नहीं गाते हैं। हम लोग आगे अगले टॉपिक में। अरे हो गया यार, कितने गाने हैं। MPML की सर्विस को, कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विस को, आ जाए नए चैप्टर में आ गए, ठीक है। नए चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन। ये तुम्हारे लिए तो 2 लाइन का चैप्टर है और पहली लाइन सुनो। वैल्यूएशन चैप्टर में क्या बोला हुआ है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज असेसेबल वैल्यू। व्हाट इज असेसेबल वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज असेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड, मतलब जितने में आपने ट्रांजैक्शन किया वही असेसेबल वैल्यू है। आपने ये माल 100 में बेचा तो 100 इज द असेसेबल वैल्यू। असेसेबल मतलब जिस पे जीएसटी लगेगा। यदि आपने ये माल 240 में बेचा तो 240 इज द असेसेबल वैल्यू। ये माल आपने 50 में बेचा तो 50 इज द असेसेबल वैल्यू। लिटरली ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द असेसेबल वैल्यू, ये गोल्डन वर्ड है। इसके साथ 2 कंडीशन अटैच है। प्रोवाइडेड बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड पार्टी एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्या 2 कंडीशन है? बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड पार्टी एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो भैया 15(1) रेडी हो गया। असेसेबल वैल्यू इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड पार्टी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। एंड 15(2) में अब क्या दिया हुआ है? 15(2) में दिया हुआ है भैया ये एडजस्टमेंट कर देना। क्या क्या एडजस्टमेंट करना है? कोई भी सप्लाई से रिलेटेड इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है तो सप्लाई में ऐड कर देना, जैसे पैकिंग, जैसे कमीशन, जैसे इंस्टॉलेशन, जैसे डिलीवरी चार्ज, जैसे फ्रेट, इंसिडेंटल जितने भी खर्चे सारे उसमें ऐड कर दो। दूसरा क्या है? ऑल टैक्सेस शैल बी एडेड। ऑल टैक्सेस शैल बी एडेड मतलब जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्स है, लोकल टैक्स, फलाना टैक्स, जितने भी उसमें टैक्सेस है सब वैल्यूएशन में ऐड होंगे, लेकिन जीएसटी वैल्यूएशन में ऐड नहीं होगा। तीसरी बात क्या है? कोई भी चीज़ जो कि सप्लायर को करना चाहिए था उसके बिहाफ पे रेसिपिएंट ने कर दिया तो वो वैल्यूएशन में ऐड होगा। कोई भी चीज़ जो कि सप्लायर को करना चाहिए था लेकिन उसके बिहाफ में रेसिपिएंट ने कर दिया तो भैया रेसिपिएंट ने क्यों किया? तुम्हारा काम तुम करो, मैंने कर दिया, इसका मतलब दैट इज अ सेपरेट कंसिडरेशन, तो वो भी वैल्यूएशन में ऐड होगा। इंटरेस्ट और लेट फीस यदि आपको मिल गया, इफ रिसीव्ड, तो वो भी ये अंडरलाइन है मेरा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और लेट फीस इफ रिसीव्ड तो वो भी वैल्यूएशन में ऐड होगा। नेक्स्ट, सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी हो तो वो वैल्यूएशन में ऐड होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ के। ऑल सब्सिडी शैल बी एडेड एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सब्सिडी। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या कोई भी तरह का डिस्काउंट यदि वो सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है और सप्लाई के समय पता था तो दैट शैल बी सब्ट्रैक्टेड। फिर से, ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर शैल बी एडेड, ऑल टैक्सेस शैल बी एडेड एक्सक्लूडिंग जीएसटी, all expenditure which should have been borne by the supplier but borne by the recipient on his behalf shall be added, all
or interest or late fees if received shall be added. Subsidy shall be added excluding government subsidy, and trade discount, cash discount will be subtracted if it was known at the time of supply. 15 मतलब 1 और 5, 1 और 5 मतलब 6 पॉइंट, 6 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट, 6 पॉइंट मतलब incidental expenditure shall be added, taxes shall be added, all other than GST, all expenditure जो थी सप्लायर को बेयर करना था उसके बिहाफ में रेसिपिएंट ने बेयर किया, एडेड. इंटरेस्ट और लेट फीस इफ रिसीव्ड एडेड बोलना पड़ेगा. सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी एडेड. और एक लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इफ इट वाज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड. 1 और 5 6, ठीक है. 1 और 5 6 मतलब 1 अलग है, 5 अलग है. 1 लेस होने वाला आइटम है, 5 ऐड होने वाले आइटम है. 1 और 5, 1 और 5, 1 लेस होने वाले आइटम है. कौन सा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. और 5 ऐड होने वाला आइटम है. 5 मतलब इंसिडेंटल खर्चे, टैक्सेज अदर देन जीएसटी, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, इंटरेस्ट और लेट फीस इफ रिसीव्ड, एंड एनी खर्चा जो कि सप्लायर को बेयर करना था उसके बिहाफ में आपने बेयर किया. क्लियर? इतना सा था वैल्यूएशन. एक पॉइंट और दिमाग में रख लेना, धर्मादा शैल बी एडेड. वो एक केस स्टडी के थ्रू आया. धर्मादा गलत बोल दिया, धर्मादा शैल नॉट बी एडेड यदि धर्मादा का पैसा सही पर्पज़ में यूज हो गया. मतलब मैंने कस्टमर से धर्मादा बोल के पैसा ले लिया और मैंने वो पैसा धर्म खाते में यूज कर दिया तो फिर ये ऐड नहीं होगा. लेकिन धर्म के नाम पे बोल के ले लिया और बाद में अपनी जेब में डाल लिया तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा. धर्मादा यदि आपने लिया और धर्म के खाते में डाल दिया तो इट विल नॉट बी एडेड टू वैल्यू. बात क्लियर? ओके. इसको पे एक प्यारा गाना है जो मुझे गाना चाहिए बिकॉज वो हर टीचर को गाना चाहिए, एवरी डे गाना चाहिए. हर ट्यूशन सेंटर का वो पोएम मतलब स्टार्टिंग प्रार्थना होना चाहिए. आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां. एक तरफ थी बंदूक दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां. यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने प्राण की, इस मिट्टी से तिलक करो ये वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. इसी मतलब पैट्रोटिक थीम पे हमने गाना सेलेक्ट किया और इसमें डाला, जितने में ट्रांजैक्शन होगा उतनी वैल्यू पकड़ेंगे, जीएसटी है शानदार दिल से इसको पढ़ेंगे. जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन, जितने में ट्रांजैक्शन होगा उतनी वैल्यू पकड़ेंगे, जीएसटी है शानदार दिल से इसको पढ़ेंगे. जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन, इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों लेस करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, जीएसटी है शानदार दिल से इसको पढ़ेंगे. जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन, इंसिडेंटल सारे खर्चे इसमें ऐड करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी छोड़ सारी ऐड करेंगे, जीएसटी को छोड़ सारे टैक्स ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों लेस करेंगे, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी ऐड करेंगे, जीएसटी है शानदार दिल से इसको पढ़ेंगे. जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी. तो जितना छोटा सा टॉपिक था हमने उसको उतना ही ट्रीटमेंट दिया और हमने इसको हार्डली कोई 6 से 7 मिनट में कवर किया. अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं. कुछ बच्चों की एनर्जी लो होती है, उन्हें बोला जाए यार ऐसे तो तुम्हारे में बहुत एनर्जी रहती है, हाँ निको पार्क ले जाए तो अभी 3 घंटे तक मचल के कूदोगे, और यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे बस ठंडे. अगला टॉपिक का नाम है कंपोजिट स्कीम. टॉपिक का नाम है कंपोजिट स्कीम. कंपोजिट स्कीम में इतनी सी बस बातें सुननी है, बस इतनी सी. एक चार्ट,
इतना सा कर लो काम खत्म। ये बड़ा विशाल चैप्टर है और सिर्फ इतना सा कर लो काम खत्म। हाँ, ध्यान से सुनना, एक एक बातें बहुत काम की है। पहली बात, इसका सेक्शन है सेक्शन 10, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी डीलर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर का 150 लाख तक है, वो कंपोजिट स्कीम चाहे तो ऑप्ट कर सकता है, चाहे तो मतलब उसकी चॉइस है, ऑप्शनल है। लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। तुझे फैसिलिटी दे रहे हैं, यदि तेरा टर्नओवर 150 लाख तक है तो सेक्शन 10 में आ जा। अच्छा, आ गया तो क्या फ़ायदा? आ गया तो ये फ़ायदा कि तुझे टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 1%। आते हाँ, तुझे टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 1%। और नुकसान सिर्फ एक है कि फिर तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। फ़ायदा यह है कि टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 1% और नुकसान यह है कि तुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्रॉडली यही बात है। 1% जो टैक्स देना है ना, उसमें 0.5 सीजी होगा, 0.5 एसजी होगा, 0.5 सीजी होगा, 0.5 एसजी होगा, और जो भी टैक्स हो वो आपको अपनी जेब से देना है। यानी आप अपने कस्टमर से कोई टैक्स का पैसा नहीं ले सकते। लिटरली आप अपने बिल में जीएसटी लगा ही नहीं सकते। और जिस बिल में जीएसटी नहीं लगा सकते उस बिल को क्या बोलते हैं? इनवॉइस की बिल ऑफ सप्लाई, उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आप अपने कस्टमर को देंगे बिल ऑफ सप्लाई और आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। वो जो 1% देने की बात है, 0.5 सी जीएसटी, 0.5 एसजीएसटी, वो अपने आप अपने पॉकेट से देना। कब? हर क्वार्टरली 18 तारीख को, क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख को, अप्रैल मई जून का 18 जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी और जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल। इस तरीके से आप साल में 4 बार पेमेंट करेंगे। 18 सर 18 याद नहीं रहता, तुम्हारी उम्र होगी आजू बाजू, 2 साल पहले 2 साल ऊपर, 18 याद रखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, आपको रिटर्न साल में 8 भरना है। कब? अगले साल के 30 तारीख को। कौन से फॉर्म में? जीएसटी फॉर्म। 8 रिटर्न भरना है जीएसटी फॉर्म अगले साल के 30 तारीख को। तो भैया 18 याद हो गया, अगले साल के 30 तारीख याद हो गया, जीएसटी 4 8 रिटर्न भरना है। स्कीम इज ऑप्शनल, कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इस साल आपने ले लिया, अगले साल आप बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हटा दो। कैन नॉट बी चेंज इन द मिड ऑफ द ईयर। आप अचानक साल के बीच में नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू ऑप्ट कंपोजिट स्कीम। ना, ये एक ऐसा दरवाजा है जिसमें आप साल के शुरुआत में घुस सकते हो, साल के बीच में नहीं घुस सकते। निकलने का आप कभी भी निकल सकते हो। जैसे आपका टर्नओवर 150 लाख से ऊपर होगा आप निकल जाएंगे। जैसे आपकी इंटरस्टेट सप्लाई होगी आप निकल जाएंगे, क्योंकि कंपोजिट स्कीम में इंटरस्टेट सप्लाई वाले नहीं आ सकते। जो लोग इको के थ्रू माल बेचते हैं, इको मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो जो लोग इको के थ्रू माल बेचते हैं वो लोग कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकते। If current year turnover exceeds threshold ceiling, then composite scheme impliedly withdrawn। मतलब जैसे ही आपका करंट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गया, आप कंपोजिट स्कीम से इम्प्लाइडली बाहर चले गए। जीएसटी नीड नॉट टू बी पेड आउट ऑफ पॉकेट। हाँ, नीड मैंने नॉट मन से बोल दिया, भूल से बोल दिया। जीएसटी नीड टू बी पेड आउट ऑफ पॉकेट एंड कैन नॉट बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। आप इसमें इनवॉइस नहीं बनाते, आप इसमें बिल ऑफ सप्लाई बनाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप आईटीसी नहीं ले सकते। कैजुअल टैक्स पेयर कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकते। नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकते। कौन 2 जन नहीं आ सकते? कैजुअल टैक्स पेयर नहीं आ सकता, एनआरटीपी नहीं आ सकता। कैजुअल टैक्स पेयर मतलब जिसका अपने स्टेट में कोई बिजनेस, कोई प्लेस नहीं है, परमानेंट प्लेस नहीं है। और नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर मतलब बाहर का आदमी जिसका पूरे इंडिया में कोई परमानेंट प्लेस नहीं है। तो ये जो अस्थाई बिजनेस वाले ना, अस्थाई, जिनका अपना कोई स्थान ही नहीं है बिजनेस का, ऐसे बंजारा की तरह बिजनेस रहते हैं, आलू ले लो आलू, कांदे ले लो कांदा, ऐसे वाले लोग जिनका अपना कोई परमानेंट प्लेस और बिजनेस नहीं है, वो कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकते। आपका सर्विस का टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्विस का टर्नओवर आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवरेज हायर। यदि आपका सर्विस का टर्नओवर इससे ज़्यादा है, इफ यू आर मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर, देन यू कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिट स्कीम। 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवरेज हायर। यू आर नॉट डीलिंग इन नोटिफाइड गुड्स। आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। व्हाट आर द नोटिफाइड गुड्स? तुम्हारा फेवरेट
तुम्हारा फेवरेट पान मसाला, हाँ सर हमारा फेवरेट, टोबैको सर हमारा फेवरेट, और आइसक्रीम हमारा फेवरेट, और एरेटेड वाटर। पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, इन चार के मैन्युफैक्चरर्स कंपोजिट इसी में नहीं आ सकते। सर्विस वाले कंपोजिट इसी में नहीं आते, सर्विस वाले नोटिफिकेशन 2019 में जाते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाले कंपोजिट स्कीम आ सकते हैं। परंतु रेस्टोरेंट वाले तो फिर 1% जीएसटी नहीं देना पड़ता, उनको 5% देना पड़ता है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। रेस्टोरेंट एंड आउटडोर थिएटर ये लोग कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं, लेकिन फिर जीएसटी रेट हो जाएगी 5%। नो इंटरेस्टेड सप्लाई, आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकते, आप इको के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, और तो आपका काम का पॉइंट नहीं है। हाँ, लास्ट पॉइंट बहुत काम का है, जितने भी ब्रांचेज है सबको एक साथ जीएसटी में आना पड़ेगा। यदि आपकी 4 ब्रांचेज है तो एक साथ कंपोजिशन स्कीम में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 ब्रांच बोल रही मैं कंपोजिशन में रहेंगे, 2 ब्रांच बोल रहे हम लोग कंपोजिशन में नहीं रहेंगे, ना ना, एकता जिंदाबाद। हाँ, तो आपको 4 जितने भी ब्रांचेज है सबको एक साथ कंपोजिशन में आना पड़ेगा। सारी बातें क्लियर? दिन के 10 या 12 बातें फटाफट बोल दो, चलो 15 बातें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बातें। पहली बात, ये एक स्कीम है जो ऑप्शनल है। पहली बात, इस स्कीम में वो सभी आ सकते हैं जिनका टर्नओवर 150 लाख तक है, जो मेजरली सप्लायर ऑफ गुड्स है। सप्लायर ऑफ सर्विस वालों के लिए स्कीम नहीं है, खाली एक रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरर वाले इसमें आ सकते हैं। यदि आप गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करते हो तो ध्यान रखिएगा, आपकी सर्विस की सप्लाई 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवरेज हायर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लोग इसमें आ सकते हैं। कैजुअल टैक्स पेयर नहीं आ सकता, एनआरटीपी नहीं आ सकता, इको के थ्रू जो माल बेचता है वो नहीं आ सकता, और जो इंटरस्टेट सप्लाई करता वो नहीं आ सकता। ये सब बातें थी, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। जो नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर है वो नहीं आ सकता, यानी जो पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको और एरेटेड वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करता है वो नहीं आ सकता। ठीक है, अब आते हैं अपने काम की बातों पे। पहली बात, आपको जीएसटी देना पड़ेगा सिर्फ 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। रेस्टोरेंट वालों को, आउटडोर कैटरर वालों के लिए जीएसटी रेट हो जाएगी 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो 1% जीएसटी देगा ऑन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोथ। लेकिन जो ट्रेडर है ना, वो देगा 1% टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई पे नहीं देगा। ठीक है, अगली बात, आपको साल में एक रिटर्न भरना है जीएसटीआर 4 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको साल में 4 बार पेमेंट करना है, 18 अप्रैल, 18 जुलाई, 18 अक्टूबर, 18 जनवरी, यानी क्वार्टरली पेमेंट करना 18 तारीख को। ये स्कीम ऑप्शनल है, आप जब चाहे आ सकते हो, लेकिन साल की शुरुआत में, साल के बीच में आप जा नहीं सकते। यदि आप इसी एक भी कंडीशन वायलेट करते हो तो साल के बीच में आप निकल जाओगे। यदि आप इंटरेस्टेड सप्लाई कर दिए, इको से डीलिंग कर लिए, 1.5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर दिए, सर्विस 10 लाख के ऊपर कर दिए, तो जैसे ही आपने कंडीशन वायलेट की आप इमीडिएट इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। सबसे खास बात, जितने भी सप्लायर है, जितने भी आपकी ब्रांचेज है, सबको एक साथ कंपोजिट स्कीम में आना पड़ेगा। जितने भी सप्लायर है सबको एक साथ कंपोजिट स्कीम में आना पड़ेगा। आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। और आप अभी तक नहीं बोला, और सबसे बड़ी बात, आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये 20 बातें हैं भैया, 20 बातों का एक चैप्टर याद हो गया। झूठे, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ हाँ बोलना चाहिए, झूठा ही सही, कोई बात नहीं। अब इसको हमने एक बहुत ही अच्छे से गाने में कवर किया है। मैं जानता हूँ किशोर साहब ने गाया है, और मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। धुन आपको पता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। और इसी
धुन पे, इसी थीम पे अपने को लाना है कंपोजिशन स्कीम। 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10 में। नोटिफाइड गुड्स का कोई काम न हो, सर्विस जैसा कोई नाम न हो, ECO संग पहचान न हो, आजा सेक्शन 10 में। फिर से 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10 में। नोटिफाइड गुड्स का कोई काम न हो, सर्विस का ज़्यादा कोई काम न हो, ECO संग पहचान न हो, आजा सेक्शन 10 में। 1% ट्रेडर, 1% मैन्युफैक्चर, 5% रेस्तरां, पॉकेट से देना। 1% ट्रेडर, 1% मैन्युफैक्चर, 5% रेस्तरां, पॉकेट से देना, और ITC का कोई चक्कर ना हो। 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10 में। जितनी भी ब्रांच हो एक साथ आना, बिल में नहीं तुम GST लगाना। जितनी भी ब्रांच हो एक साथ आना, बिल में नहीं तुम GST लगाना। सर्विस 5 लाख 10% हो, NR टैक्स पे ना हो, ना हो, ना हो, ना, कैजुअल टैक्स पे ना हो, ना हो, ना हो, क्वार्टरली रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न हो, NR टैक्स पे, कैजुअल टैक्स पे, क्वार्टरली पेमेंट, एनुअल रिटर्न हो, GST के गाने गाते जाना। 150 लाख तक टर्नओवर हो, इंटर स्टेट का डर न हो, सप्लायर एक्सपोर्टर न हो, आजा सेक्शन 10 में, आजा सेक्शन 10 में, आजा सेक्शन 10 में। भैया आ जाए अपने सेक्शन 10 में तो नहीं, लेकिन हम लोग आ जाए सेक्शन 31 में। नाम है इनवॉइस। हाँ, समय कम है, हमें इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट में कवर करने का मौका मिला है, क्योंकि भैया समय के अंदर ही काम करना पड़ता है। हम लोग आज एक चैप्टर इनवॉइस में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारे पास पावर पॉइंट है। ठीक है, आओ आओ पावर पॉइंट से फटाफट करें। थोड़ा काटा पिटी करूंगा लेकिन करा दूंगा। इनवॉइस भैया, इनवॉइस गुड्स के केस में नॉर्मली इश्यू होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी यहां गुड्स ट्रांसपोर्टर को दिया, वहां इनवॉइस फटा। लिटरली ट्रांसपोर्टर को गुड्स देते समय इनवॉइस के साथ देना पड़ता है। हाँ, ये इंडिया है भैया, यहाँ पे ऐसे देने का कल्चर है, एक के नीचे हाथ लगा के, है ना, ऐसे लेने का कल्चर है। मंदिर में जाते हैं ऐसे लेते हैं। तो भैया ये है गुड्स और ये है इनवॉइस, ऐसे देना है। बात क्लियर? दूसरी बात, यदि आप, ये रहने दो RCM वाली बात है, यदि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, चलो सुन लो, क्या है छोड़ दो। यदि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है तो सप्लायर यदि अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा। यदि RCM की सप्लाई है तो रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा, यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो भैया यदि माल कॉन्स्टेंटली जा रहा है, जैसे मैंने तुम्हें क्लास में ऐसे बचपना वाला एग्जाम्पल दिया था, दूध वाला, कंटिन्यूअस सप्लाई आ रहा है, तो भैया जब आपका स्टेटमेंट एक्सचेंज होगा कि भैया इतना माल भेज चुके हैं, तो जिस दिन वो स्टेटमेंट एक्सचेंज होगा उस दिन इनवॉइस फटेगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस,
यदि आप अप्रूवल बेसिस पे माल भेजते हो तो जैसे सामने वाले ने हाँ बोला इन्वॉइस दे दो, और यदि 6 महीने हो गए सामने वाले ने हाँ नहीं बोला तब भी इन्वॉइस दे दो, 6 महीने के बाद इन्वॉइस पड़े आएगा। रिवाइज इन्वॉइस, यदि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अभी आपके पुराने इन्वॉइस पे जीएसटी नहीं लगा हुआ था, तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए 30 दिन के अंदर आप अपने सारे इन्वॉइस रिवाइज कर दो। इन्वॉइस रजिस्टर्ड पर्सन देता है इन्वॉइस, कंपोजिट स्कीम का सप्लायर देता है बिल ऑफ सप्लाई, एग्जेम्प्टेड गुड्स का जो डीलिंग करता है वो देता है बिल ऑफ सप्लाई। जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई एक साथ देता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई एक साथ देता है, वो इशू करता है इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। हाँ, यदि आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो इन्वॉइस, एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हो तो बिल ऑफ सप्लाई, और दोनों माल एक साथ दे रहे हो एक ही पार्टी को तो उसका नाम देंगे हम लोग इन्वॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। और जो निल रेटेड गुड्स देता है, मतलब जिस पे जीएसटी की रेट 0% है तो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, तो वो करेगा बिल ऑफ सप्लाई। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी देता है मुझे इससे मतलब नहीं है, बिकॉज हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आई डोंट केयर। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या इशू करता है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। मैंडेटरी इन्वॉइस, यदि आपका रेसिपिएंट आपसे 200 रुपए से ज़्यादा की सप्लाई लेता है तो इन्वॉइस देना पड़ेगा। यदि सप्लाई की वैल्यू 200 से कम है या 200 तक है, तो यदि वो कस्टमर डिमांड कर रहा है दे मेरे को इन्वॉइस दे, तब तो इन्वॉइस देना ही पड़ेगा। कस्टमर डिमांड कर रहा है तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको इन्वॉइस नहीं देना। आप बस डे एंड में एक कॉन्सोलिडेटेड इन्वॉइस फाड़ देना, डे एंड में कॉन्सोलिडेटेड इन्वॉइस दे देना कि भैया मेरे पूरे दिन की सप्लाई इतनी है। टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इन्वॉइस, गुड्स के केस में जैसे ही रिमूवल हो, जैसे ही गुड्स का रिमूवल हो। अदर केस में जहां पे डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है, तो जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन एंटर किया वैसे इन्वॉइस। और जनरली सर्विस के केस में, ये आ गया सर्विस, हाँ ये सर्विस यहाँ से आया। सर्विस के केस में नॉर्मली इन्वॉइस 30 डेज के अंदर इशू होता है फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। बैंक और इंश्योरेंस में 30 डेज लीजिएगा, 45 डेज लीजिएगा। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे कहते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा चलती है और जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आता है। वो सर्विस जो 3 महीने से ज़्यादा चलती है जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में इन्वॉइस दिया जाता है जब भी पेमेंट ड्यू हो जाता है। व्हेनेवर द पेमेंट ड्यू डेट अराइज होता है उसी समय आपको इन्वॉइस देना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ बोलो, या आपको पढ़ना नहीं है? हो गया सर, तो बहुत जल्दी हुआ। हाँ ये जल्दी हुआ ना, ठीक है। इसका एक सिंपल सा हमने कंपोजिशन किया है, धुन बड़ी प्यारी है। तुम लोग वो सब गीत तो गाते नहीं हो, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तुम तो दिल क्या करे जैसे गाने गाते हो, तो कोई बात नहीं, वही सही, जैसे जिसकी इच्छा। दिल क्या करे बहुत ही हिट गाना है किशोर साहब का। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी चलो आ जाए। हाँ, गुड्स मूवमेंट जब करे तो इनवॉइस साथ में देना, गुड्स की डिलीवरी जो हो इनवॉइस साथ में देना। 200 रुपये का इनवॉइस नहीं देना, बिल ऑफ सप्लाई कुछ भी न देना, दिन के अंत में एक इनवॉइस देना। 200 रुपये का इनवॉइस नहीं देना, बिल ऑफ सप्लाई कुछ भी न देना, दिन के अंत में एक इनवॉइस देना। पार्टी मांगे बिल जो तुझसे, बिल तो देना ही होगा। 2 रुपये या 2 लाख हो, बिल तो देना ही होगा। गुड्स मूवमेंट जब करे तो
इनवॉइस साथ में देना। B2B में एक इनवॉइस लगाना, छोटे मोटे सारे इनवॉइस बताना। B2C में कंसोलिडेट लगाना, B2B में एक इनवॉइस बताना, छोटे मोटे सारे इनवॉइस बताना। B2C में कंसोलिडेट लगाना। इंटरस्टेट 2.5 लाख से ऊपर का जो बिल हो, B2C में ये सारे बिल इनवॉइस वाइज बिल हो। गुड्स मूवमेंट जब करे तो इनवॉइस साथ में देना। सेल रिटर्न में गुड्स जो भेजो, 6 महीने में जवाब ना मिले तो। सेल रिटर्न में गुड्स जो भेजो, 6 महीने में जवाब ना मिले तो। इनवॉइस पार्टी को इशू कर दो। रजिस्ट्रेशन के पहले तुमने जितने भी बिल दिए हो, 30 दिनों में ये सारे बिल रिवाइज किए हो। कुछ मूवमेंट जब करे तो इनवॉइस साथ में देना। तो भैया आज भले ही हमारे पास कम समय था, लेकिन आज हमने सिर्फ एंड सिर्फ 2 घंटे से थोड़े कम समय में इतने सारे टॉपिक रिवाइंड किए। और मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ 2 से 3 घंटे पढ़ना है, जिसमें मैं तो गाया हूँ, बजाया हूँ, सारा चीज़। एक ही चीज़ तो 2-3 बार घुमा लिया, कई बार। तुम्हें तो सिर्फ एक बार पढ़ना था। एनी हाउ, टाइम ऑफ सप्लाई एक बड़ा टॉपिक रह गया, ITC एक बड़ा टॉपिक रह गया, और पेमेंट जैसे तो छोटे मोटे टॉपिक रह गए, लेकिन फिर भी ये रिकैप वैल्यूबल था। हाँ बोलो चुपचाप, झूठा है सोए। ठीक है, अब बात ही टॉपिक्स आप करो, फिर मूड हुआ तो फिर बुला लेंगे, फिर एक रिकैप मार देंगे। ठीक है, मस्ती मारो बच्चों।